वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th का सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट 20 क्वेश्चंस पहले सेक्शन के जो कि एमसीक्यू और एग्जिस्टिंग रीजनल क्वेश्चंस हैं वो हमारे चैनल पर पहले कवर हो चुके हैं। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए आइए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट करें और हमारे साथ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों के लिए बने रहें। तो आइए आज शुरू करते हैं हम मैथ्स के सैंपल पेपर का पार्ट 2, जिसको हम शुरू करेंगे सेक्शन बी से। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21, द एपी, एक एपी दिया हुआ है, इस एपी का फर्स्ट टर्म a1 जिसको कि a कहा जाता है 8 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 से निकलता है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको दिए हुए हैं 60। क्या निकालना है इसमें हमको? सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है टोटल है 60 टर्म्स, a1 a2 ऐसे ये गए हुए हैं हमारे 60 टर्म्स तक। तो लास्ट के 10 टर्म्स कहाँ से शुरू होंगे? 51 से शुरू होगा, 51 52 से लेके 60 तक। हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। दो फॉर्मूलेस होते हैं, एक 2a प्लस एन माइनस वन डी वाला होता है और a प्लस ए एन वाला लास्ट टर्म वाला होता है। अगर हम इस सीरीज को यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो हमारा फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा और लास्ट टर्म हो जाएगा 60। तो हमको क्या सॉल्व करना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10 बाई टू रहेगा, a की वैल्यू कितनी होगी? 51th टर्म होगा और लास्ट टर्म कौन सा होगा? 60th टर्म। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। a51 और a60 निकालते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। an के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a51 होगा a की जगह 8 प्लस एन माइनस वन, 51 माइनस वन 50 इंटू डी की वैल्यू 2, ये आ गया 108। इसी तरीके से a60 निकालेंगे 8 प्लस 60 माइनस वन इज 59 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 118 प्लस 8 126। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, 5 108 आया a51 का वैल्यू और इसका वैल्यू 126। एड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 234 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1170। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1170। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक एपी दिया है जिसमें 60 टर्म्स है, आखिरी के 10 टर्म्स का सॉल्यूशन सम निकालना है। आखिरी के 10 टर्म्स कौन कौन से होंगे? 51 से स्टार्ट होके 60 तक। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म होगा ये 51, लास्ट टर्म होगा 60th टर्म। इनकी वैल्यूज निकाले, a प्लस एन माइनस वन डी से सब्स्टिट्यूट कर दिए फॉर्मूले में। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिल गया सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। हमको पता है कि एपी या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है। पहला टर्म अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स जमे हुए हैं, हमको कौन सा निकालना है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के लिए हमको ये लास्ट टर्म दिया हुआ है इस सीरीज में। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 और लास्ट टर्म nth टर्म हमको दिया हुआ है 230। an का फॉर्मूला लगा के n निकालते हैं इज इक्वल टू 230। a की वैल्यू है 6, n माइनस वन, डी की वैल्यू 7, 230 n माइनस वन इज इक्वल टू 230 माइनस 6 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 224 अपॉन 7, 7 3 जार 21 32। तो n आ गया 33। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गए यहाँ पर? ऑड आ गए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 टर्म्स है, 1 ए बी सी डी ले लेता हूँ, सी डी ई। अगर 5 टर्म्स है तो इधर से 2 हटाए, इधर से 2 हटाए, थर्ड टर्म जो है हमारा मिडिल टर्म आया। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला आता है n प्लस वन बाय 2th टर्म। जैसे कि यहाँ टोटल 5 टर्म थे
तो 5 + 1 6/2, थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म आया। उसी तरीके से अगर हमारे पास 33 टर्म है तो 33 + 1/2th दैट इज 17th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? 17th। तो हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? A17। A17 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A + 17 - 1 D। A दिया है 6, 16 × 7, 7 6 ज़र 42, बैलेंस आया 4, 112 + 6, तो आंसर आ गया हमारा 118। एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक AP दिया हुआ था जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं दिया था, लास्ट टर्म दिया था। लास्ट टर्म से हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाला 33, जो कि है आपका ऑड नंबर। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? +1 करके /2 कर देंगे, तो इससे आएगा 17th टर्म इज अवर रिक्वायर्ड मिडिल टर्म। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा है, मीडियन के कॉन्सेप्ट में, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत ही सिंपली बेसिक्स को अप्लाई करके, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल में। और बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए जो बेस चाहिए, उसके लिए हमारे साथ तैयारी करें बोर्ड एग्जाम्स की। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जिन वीडियोस की आपको रिक्वायरमेंट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इफ sin a + b = 1, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है sin a + b की वैल्यू कितनी है? 1 है। और cos a - b की वैल्यू कितनी दी हुई है? √3/2। तो यहां पर हमको दिया हुआ है कि a और b दोनों जो है 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं। यहां पर हम इक्वल टू भी डाल सकते हैं, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है। तो अगर a + b की वैल्यू 1 है तो इसको हम कहते हैं 0 से 90 वाला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? sin a + b किसके बराबर हो जा रहा है? sin 90 के बराबर। 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 90 की। यहां पर आप 90 डिग्री या π/2 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आ गया हमारा a + b = 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos a - b √3/2, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है इसका? cos 30 डिग्री। तो यहां पर से हमारा आ गया a - b = 30 डिग्री। इसको मैंने कर लिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एडअप कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड, b कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a = 120 डिग्री। तो a = 120 डिग्री बाय 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b निकालना है तो हम कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मैं 1 यूज कर लेता हूँ। 1 से क्या हो जाएगा? b = 90 - a विच इज इक्वल टू 90 - 60 मतलब 30 डिग्री। तो हमको b की भी वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री हमको मिला। चेक कर लेते हैं आंसर को। a + b = 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1। पहला इक्वेशन करेक्ट है। इसी तरीके से a - b की वैल्यू आएगी 60 - 30, 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये वाला इक्वेशन भी हमारा करेक्ट है। सॉल्यूशंस आर करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? हमको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल को बोल रहा है ABC और दूसरे ट्राइंगल को बोल रहे हैं D, इसको बोल रहे हैं हम DEF, और साथ में बोल रहा है कि AP और DQ मीडियन से। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। मीडियन क्या होता है? जो कि थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये BC, दिस पॉइंट इज अवर P, दिस पॉइंट इज अवर Q। तो हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगर ABC और DEF सिमिलर है तो सिमिलरिटी में क्या होता है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक जैसे वाले साइड AB/DE, ये वाले दोनों साइड AC अपॉन, पहले तो नीचे वाले साइड को ले लेता हूं, ये दोनों, तो BC/EF, और थर्ड वाले जो साइड से AC/DF, ये दोनों इक्वल होंगे। और साथ में एंगल A = एंगल D होगा, एंगल B = एंगल E होगा, और एंगल C = एंगल F होगा। ये कहां से आता है? सिमिलरिटी के कंडीशन से। गिवन है क्वेश्चन में दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इन कंडीशंस को पहले से होल्ड करेगा।
इसके अलावा हमको दिया हुआ है कि AP एंड DQ आर मीडियन, AP एंड DQ आर मीडियन। अगर ये मीडियन है तो BC साइड को बराबर भाग में डिवाइड करेगा, मतलब BP और PC बराबर होंगे, जो कि दोनों हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में EQ और QF बराबर होगा, जो कि EF के हाफ के बराबर होगा। इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। अगर मैं इसमें ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दिया हुआ है? ये वाले कंडीशन जो दिए हुए हैं, इसमें से मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा। इस कंडीशन को ही क्यों यूज करूंगा? क्योंकि AB अपॉन DE मुझे चाहिए, और साथ में AP और DQ दिया हुआ है, जो कि रिलेटेड है BC और EF साइड से। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन क्या दिया हुआ है हमको? हमको दिया हुआ है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अब यहां से हमको पता है कि BC कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स BP। सिमिलरली EF कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स EQ। तो इससे हमारा आ गया कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ। और साथ में हमको दिया हुआ है ये इंक्लूडेड एंगल पहले से इक्वल दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये कहां से आया? गिवन है। तो यहां पर हमारा क्या कंडीशन आ गया? हमारा कंडीशन आ गया कि ये, कलर चेंज कर रहा हूं फिर से, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, साथ में ये वाला साइड यहां तक और ये वाला साइड यहां तक, साथ में इनका इंक्लूडेड एंगल, दोनों ट्राइंगल्स के दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी सिमिलैरिटी यूज कर रहे हैं। ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ। ये जो कंडीशन आया हमारा, उससे ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किया हुआ है और ये यहां पर जो ग्रीन में मार्क किया है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए थे हमको? AB चाहिए था और DE चाहिए था, और दूसरा कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए? AP और DQ। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए AP अपॉन DQ, और साथ में आपका BP अपॉन EQ भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। इस वजह से इतने से हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन प्रूफ हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए थे तो कुछ कंडीशंस पहले से फुलफिल हो रहे थे, दो मीडियंस दे दिया तो मीडियंस बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स थे इनको हमको लेना था, दोनों को सिमिलर प्रूफ किए। कैसे प्रूफ किए? साइड्स का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ABP और DEQ सिमिलर आ गए। सिमिलरिटी से हमारा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, इसलिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ प्रूफ हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना था। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और अप्लाई करने की कोशिश करें क्वेश्चन को समझ के, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दो नंबर के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हॉर्स है, एक काऊ है और एक गोट है, ईच टाइड बाय रोप्स ऑफ लेंथ हमको दिया हुआ है। ठीक है, एट द कॉर्नर्स ABC ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड ABC। मान लीजिए ट्रायंगुलर फील्ड है ABC, ए पे आपका एक हॉर्स बंधा हुआ है जिसके लिए रस्सी की लंबाई 14 दी हुई है। बी पे
एक कर्व बंधा हुआ है जिसके लिए रस्सी की लंबाई आपको दी हुई है टाइट बाय, तीनों का रोप्स का लेंथ 14 दिया हुआ है। सी पर आपका एक गोट बना हुआ है, 14 सेंटीमीटर के लंबे रोप से ये बंधे हुए हैं। whose sides of length 35, 40 and 50 मीटर। साइड्स ए बी आपको दिया हुआ है 35, बी सी आपको दिया हुआ है 40 और ये दिया हुआ है आपको 50 ए सी। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज बाय देम। तीनों मिलकर ग्रास फील्ड का कितना एरिया ग्रेस करेंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया निकलेगा एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स। हॉर्स कितना एरिया ग्रेस करेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जिसमें लेंथ हमको दिया हुआ है 14, थीटा हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स वाला एंगल मान लीजिए मैं θ1 ले लेता हूं, रेडियस तीनों के लिए सेम दिया हुआ है, ईच बाय रोप्स ऑफ 14 मीटर। ठीक है, सिमिलरली एरिया ग्रेज्ड बाय गोट एंड एरिया ग्रेज्ड बाय काउ, इसकी वैल्यू कितनी होगी θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दिए। हमको पूछा है टोटल एरिया, तीनों मिलकर कितना एरिया ग्रेस करेंगे, कितने एरिया की घास खाएंगे। तो टोटल एरिया ग्रेस्ड इज इक्वल टू तीनों का सम हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बाय 360। इसको मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन था, इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब ये एंगल बनेगा हमारा θ1, ये एंगल बना मान लीजिए θ2, ये एंगल बना मान लीजिए θ3। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया 180 बाय 360, इसमें 22/7 यूज कर सकते हैं, इंटू आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14। यहां पर से ये कट गया 2 टाइम्स, ये बचा 11, 7 2s are 22 इंटू 14। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 22 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 14 2s are 28, बैलेंस आ गया 2, 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर कितना सेक्टर बनेगा, θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर कितना सेक्टर बनेगा, θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे बनेगा। टोटल एरिया ग्रेज में तीनों को एडअप कर देंगे, आर तीनों में सेम दिया है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 बाय 360, 22/7 डाल के इसको सॉल्व किए तो हमको मिल गया फाइनल एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आपको कितना एरिया कितने सेक्टर्स लेने हैं, उस हिसाब से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 दिया हुआ है, कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है एट द सेंटर। हमको निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ हमको कितना दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ इसमें हमको नहीं दिया हुआ है। हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है फॉर्मूला इसके लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? यहाँ पे 90 डिग्री दिया है तो हम हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, थीटा हमको दिया है 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर माइनस 1/2। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया मान लीजिए बेस, दोनों सेम है 5 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करने पर एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ रहा है इक्वल टू, ये हो गया 1/4, तो ये हो गया 25/4 पाई स्क्वायर माइनस 25/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 दी हुई है, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोगों ने यहां पे निकाला है, तो ये आ गया 25/4 पाई स्क्वायर था क्या? नहीं, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे पाई में, माइनस 25/2। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये प्लस में आ जाएगा, 25/2 प्लस में रहेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 25/4, तो ये आ जाएगा 25 पाई माइनस 25/4 पाई। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, 75/4 पाई प्लस 25/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया होगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें हमको क्या करना है? पहले हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है? 90 डिग्री, मतलब हमको दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर लिए। इससे हमको मिल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 25/4 पाई माइनस 25/2। इसको हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको मिल गया रिक्वायर्ड एरिया, विच इज अवर आंसर। इसी तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ के उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, तो आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और 10th में लगभग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन वीडियोस की आपको रिक्वायरमेंट है उसको हमारे चैनल पे कमेंट करें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से शायद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इन अ ट्रायंगल ABC, सॉरी, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल है जिसको पूरी तरह से सर्कमस्क्राइब करने के लिए एक ट्रायंगल ABC बनाया गया है। सर्कल का रेडियस हमको दिया हुआ है 4, सच दैट सेगमेंट BC एंड DC आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सेगमेंट BD एंड DC, BD का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और CD का वैल्यू, DC का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या करना है हमको? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB AC। AB और AC का लेंथ निकालना है, ठीक है। गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स जो होते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। तो अगर CD 10 है, 10 था ना, अगर CD की वैल्यू 8 है, सॉरी, CD की वैल्यू हमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये 10 सेंटीमीटर होगा। ये कहां से आता है? इक्वल टेंजेंट्स। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो दो टेंजेंट मिलेंगे दोनों का लेंथ सेम होता है। इधर से AF को मैं x मान लेता हूं, AE को भी मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल को मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। एक हिस्सा हो गया मेरा AOB, ये वाला जो हिस्सा है।
दूसरा हिस्सा हो जाएगा मेरा AOC, और तीसरा हिस्सा मेरा हो जाएगा BOC। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल को हम 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा बन जाएगा हमारा ये वाला, दूसरा हिस्सा हमारा बन जाएगा ये वाला, और तीसरा हिस्सा हमारा बन जाएगा ये वाला। ठीक है, 3 ट्रायंगल्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to area of these 3 triangles AOB plus area of triangle AOC plus area of triangle BOC। इस क्वेश्चन में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप देखें तो यहां पर हमको रेडियस 4 दिया हुआ है और AB इज द टेंजेंट। हमको पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो यहां पर ये नॉर्मल का काम करेगा। कौन से बेस पर? AB पर। तो एरिया ऑफ AOB कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया हमारा? AB, और हाइट कितना हो गया? रेडियस के बराबर 4। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल जब देखेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? OF होगा। तो बेस कितना है इसका? बेस है आपका AC और फिर से परपेंडिकुलर 4। इसी तरह के इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये भी आपको 4 दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और बेस है आपका BC, तो हाफ BC इंटू 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से सब में से हम 1/2 और 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2। यहां पर कितना आ गया आपका? AB प्लस AC प्लस BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 प्लस एक्स। BC की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 प्लस 10। AC की वैल्यू कितनी है? x प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो गया ये? x प्लस एक्स हो गया आपका 2x, एक 2 आपका बाहर में था, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 90 था। ठीक है, x प्लस एक्स हो गया, फिर ये हो गया 10 20 और 16 36, तो 2x प्लस 36। यहां पर से 2 से काटते हैं 45, 36 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो हमको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। यहां पर x की वैल्यू हमारी 4.5 आ गई, 4.5 आ गई, तो इससे हमारा AC हो गया 8 प्लस 4.5 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, और उसी तरीके से हमारा AB जो था ये था x प्लस 10, तो ये हो गया हमारा 14.5 सेंटीमीटर। ये होंगे आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था। फिगर में अगर हम देखें तो हमको पता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो हम अगर इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमको तीनों केस में परपेंडिकुलर मिल जा रहा है रेडियस विच इज इक्वल टू 4, और तीनों बेस की वैल्यू को हम लोगों ने फॉर्मूले में डाल दिया। इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम करने पर बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। इसको वैल्यूज को पुट करके हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमको मिल गई x की वैल्यू। नाउ साइड AC वाज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, 12.5 आ गया। साइड AB वाज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो 14.5 ये आ गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन B कंप्लीट होता है, सेक्शन C स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन C में 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो वीडियोस आपको चाहिए, और इन वीडियोस में भी जो इंप्रूवमेंट आपको चाहिए उसके लिए आप इसको कमेंट करें। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर xy and x dash y dash are parallel tangents. xy और x dash y dash are parallel tangents to a circle. एक सर्कल के पैरेलल टेंजेंट्स है, सर्कल का सेंटर O है। एक और टेंजेंट बनाया गया है यहाँ पर AB, ये वाला टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। ये A और B पर कट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री।
इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, एक बार फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ इस तरह का है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये पॉइंट आपका C है, ये सेंटर आपका O है, यहाँ पर से ऐसे जॉइंट है, यहाँ पर से ये सीधा सीधा लाइन बना हुआ है POQ, ठीक है। यहाँ पर से पॉइंट C को ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर से पॉइंट B को ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट है हमारा A। तो अगर इस ट्रायंगल में हम देखें, सॉरी इस फिगर में हम देखें, अगर मैं दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर हमको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है POA और एक दिख रहा है AOC। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल AOC अगर हम देखें तो PA और AC इक्वल है। क्यों इक्वल है? PA इज इक्वल टू AC, इक्वल टेंजेंट्स। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए एक सर्कल पर तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। इसके अलावा ये AO इज इक्वल टू AO हमारा कॉमन हो जा रहा है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड। और क्या है साथ में, एंगल्स का कुछ है। हाँ, यहां पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये तो रेडियस है, तो PO इज इक्वल टू OC विल बी रेडियस। तो साइड 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 सिमिलैरिटी से या कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी भी लग जाएगा यहां पर, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी भी लगेगा। बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक जैसी पोजीशन वाले एंगल सेम होंगे। तो इससे आ जाता है हमारा एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA इज इक्वल टू सपोज x ले लेते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल ये जो नीचे में बनेंगे हमारे QOB और BOC, QOB is congruent to BOC ड्यू टू द सेम रीजंस। तो इसमें क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू y। ये दोनों कहां से आया? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब अगर हम देखें इस फिगर में तो ये जो स्ट्रेट लाइन है POQ, एंगल POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये होगा 180 डिग्री के बराबर। और एंगल POQ में ये जो चारों एंगल्स हैं x प्लस x प्लस वाई प्लस वाई, सबका सम होगा 180 डिग्री। तो यहां पर से आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर x कौन सा एंगल है? ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को लेते हैं, तो एंगल AOC, एंगल AOC प्लस ये वाले एंगल को अगर मैं लेता हूं तो ये आता है एंगल BOC, दोनों का सम आ गया 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसमें जो भी फिगर दिया हुआ है इसमें हमको लेने थे दो दो ट्रायंगल्स के पेयर। ऊपर में जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे ये वाले फिगर में उसके पेयर्स, नीचे में जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे उनके पेयर्स। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इस वजह से ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। चारों एंगल्स का सम लीनियर पेयर एक्सियम से एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं चारों एंगल्स, तो चारों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 180 डिग्री, और x प्लस वाई एंगल AOB प्लस AOC मिलाकर आपका बनाते हैं इक्वल टू एंगल AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू इन दोनों का सम विच इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको प्रूफ करना था। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल।
इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो यू कैन, चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, इसमें आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, मान लीजिए मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ पी ए और पी बी, दिया हुआ है पी ए और पी बी, तो ये दो टेंजेंट्स हो गए, ये हो गया सेंटर ओ। प्रूव दैट एंगल ए पी बी, दिस एंगल इज 2 times एंगल ओ ए बी। ये आपका कुछ ऐसा बना, ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, यहां से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ बी इज 2 times एंगल ए पी बी। ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं 2 times। इसको किस तरीके से प्रूफ किया जाए, ये वाला पूरा ले लेते हैं, ये वाला पूरा ले लेते हैं। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, पी ए ओ बी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसको मैं थोड़ा सा सुधार रहा हूं, बीच में मुझे लाइंस की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसको ओ से, यहां पर है मेरा ओ, ए ओ बी, ये ओ ए बी, एक मिनट, ओ ए बी एंगल चाहिए ना, हाँ अच्छा, ये वाले एंगल का डबल चाहिए ना, तो क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे हम इसमें ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के ट्वाइस है, तो इन ट्रायंगल ए पी बी जो ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल पी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये जो एंगल होगा, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कहां से होगा एंगल पी ए ओ 90 डिग्री? ये होगा प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट से। हमको पता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। यहां पर ए ओ जो है वो हमारा रेडियस हो गया। तो एंगल पी ए ओ जो है उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इस एंगल को तो यूज नहीं करना है हमको, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ए बी। तो पी ए बी की जगह मैं डाल सकता हूं पी ए बी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में डालते हैं। तो एंगल पी कौन सा था? एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी। एंगल पी ए बी कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस एंगल ओ ए बी, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए। सिमिलरली एंगल पी बी ए कैन बी रिटर्न एज पी ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी ए बी की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 प्लस 90 वाला 180 कट गया, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, सॉरी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी। ये कहां से आया? ये जो एंगल ओ बी ए है, दिस इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहां पर कंडीशन ए ओ बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ए पी बी आया। ओ बी ए की जगह हम लोगों ने ओ ए बी डाला, तो हमको मिल गया एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी।
इसमें हमको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। ये जो फिगर हमारा बना है इसको हमको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला, दोनों को इक्वेट कर देना था। दोनों से हमारा इक्वेट करने पर रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, number of teachers of Hindi, number of teachers of science are given 36, 60 and 84. Find the minimum number of rooms required. हमको इसमें क्या निकालना है, कितने मिनिमम रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर ईच रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठे। ठीक है, तो ईच रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर बैठने के लिए सबसे पहले मैं तीनों का HCF निकाल लेता हूं। तीनों का HCF होगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 और ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 7। तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 12। मतलब एक रूम में, ईच रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ टीचर्स ईच रूम में कितने हो सकते हैं, HCF के बराबर 12। तो अब नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, हमारे पास इंग्लिश के कितने टीचर्स हैं, 36 टीचर्स डिवाइडेड बाय 12। एक रूम में 12 टीचर बैठने हैं, तो इंग्लिश के रूम्स कितने लगे, 3 रूम्स लगे। ठीक है, सिमिलरली हिंदी में टोटल कितने हैं, 60 टीचर्स हैं, एक रूम में 12 टीचर बैठेंगे तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, 5 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, 60/12। और इंग्लिश में कितने हैं, 84 हैं, एक रूम में 12 बैठेंगे तो 7 की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ नंबर ऑफ टीचर्स हैं और हमको हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठाने हैं। तो सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठाने हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, 12। तो हम एक रूम में एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम 12 टीचर्स ही बैठा सकते हैं। अब हमारे पास टोटल टीचर्स 36 हैं इंग्लिश के। ठीक है, एक रूम में 12 बैठाना है, तो इंग्लिश के टीचर्स, सारे टीचर्स को 12-12 लोगों को एक एक रूम में बैठाने के लिए हमको कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, 3 रूम की जरूरत पड़ेगी। वैसे हिंदी के टीचर्स टोटल 60 हैं, एक रूम में 12 ही बैठेंगे तो कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, 5 की। और इंग्लिश के टीचर्स कितने हैं, 84 हैं, एक रूम में 12 बैठेंगे तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, 7 रूम्स की। तो टोटल हमको इंग्लिश, हिंदी और साइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितना हो गया, 8 + 7 15 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 2x² - 1 + 2√2 इंटू x प्लस √2 = 0। हमको इसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1 × x इज -x, -2√2x प्लस √2 = 0। दो का पेयर बनाते हैं, x कॉमन, 2x - 1, इन दोनों में से √2 कॉमन और माइनस साइन कॉमन, तो यहाँ आ गया 2x - 1 = 0। दोनों में से 2x - 1 फैक्टर कॉमन, x - √2 = 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, 2x - 1 = 0, मतलब x = 1/2, और x - √2 = 0 होगा, मतलब x = √2। तो इसमें आपको दो फैक्टर्स मिल गए, 1/2 एंड 1/√2। इसमें से एक को हम अल्फा लेते हैं, एक को हम बीटा लेते हैं। हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस का जो सेकंड पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, जैसा कि हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ठीक है, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में, हियर a = 2, b = -1 + 2√2 एंड c = √2। तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, इन दोनों का सम करने पर कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 + √2। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया मेरा। अब मुझे निकालना है -b/a, तो -1 + 2√2/2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2 + 2√2/2 विच इज इक्वल टू 1/2 + √2। तो पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। अब
दूसरा वाला रिलेशन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू √2, दैट इज √2/2। सी अपॉन ए करेंगे तो कितना आएगा, सी की वैल्यू है हमारी √2 और ए की वैल्यू है 2, दोनों तरफ सेम इक्वल आ गया। तो हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि हमारे दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करने पर हमको दो वैल्यूज मिल जाएंगी जिनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों रूट्स का सम माइनस बी बाई ए के बराबर आता है और प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर आता है, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है गिवन 29 क्वेश्चन नंबर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ को स्क्वायर करने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी ला सकते हैं, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहीं से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह हम डाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग। इक्वल टू 1 को मैं राइट हैंड साइड रख लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर को भी स्प्लिट करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर से एक कॉस कट गया, यहाँ पर से एक साइन कट गया। ये बच गया हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और ये बच गया हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ्ड। देखिए इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था, रूट दिया हुआ था, इससे हिंट लेके मैंने दोनों का स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया तो इतना आ गया। आप अगर इसमें से राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर मान लीजिए आप ये चीज़ याद नहीं रख पाते हैं कि आप यहाँ पर 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना है, तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम लेने पर इसका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू आती है 1, तो यहाँ पर से 1/1 इज इक्वल टू 1 करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उसमें वैल्यू डाल के भी 1 ला सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति couldn't decide who get to drive. They had one coin each, flipped their coin exactly 3 times. तो अगर एक कॉइन को हम 3 टाइम्स करते हैं, उछालते हैं, तो हमारे पास एक केस में 2 आउटपुट होता है, कितनी बार उछाले 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट विल बी 8। अगर हम चाहें तो इन आउटपुट्स को लिख सकते हैं। मान लीजिए अब तीनों टेल से शुरू करते हैं, टेल टेल टेल, 2 टेल 1 हेड, इसके 3 केस बनेंगे, टेल हेड टेल हेड टेल टेल। सिमिलरली आपका 3 हेड वाले भी 3 केस बनेंगे, हेड हेड हेड, सॉरी 2 हेड वाले, हेड हेड टेल टेल हेड हेड और हेड टेल हेड। थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन मतलब वही है। अब कंडीशंस हमको दिए हुए हैं, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, अगर 2 लगातार बार हेड आ जाए
तो दो लगातार बार हेड वाला कंडीशन, एक तो हम इसको ले सकते हैं, एक वाला ये हो गया, एक ये हो गया, तीन केस बन रहे हैं जिसमें लगातार हेड आए, ठीक है, लगातार हेड बोला ना, एक एक करके। वहां पे अगर ये वाला कंडीशन लेंगे तो बीच में एक टेल आ जा रहा है। इफ विधि गेट्स टू हेड्स इन अ रो, शी विल ड्राइव द कार। प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि गेटिंग टू हेड्स इन अ रो, टू हेड्स इन अ रो के टोटल कितने केस है? 3, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने केस है? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि का 3/8 आ गया। सिमिलरली उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति क्या है? हेड इमीडिएटली आफ्टर टेल। टेल के तुरंत बाद हेड कौन कौन से केस में आ रहा है? चलिए देखते हैं। तो टेल के तुरंत बाद हेड ये वाले केस में आया, ये वाले केस में आया, ये वाले केस में आया और ये वाले केस में आया। तो टोटल केस हो गया 4/8। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, उन्नति की प्रोबेबिलिटी 4/8 हो गई। नाउ 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8। तो इसमें कौन जीता? उन्नति जीती, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी आया 4/8। तो हु विल गेट द कार? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उन्नति की। कितनी होगी? 4/8, क्योंकि उसके केस में 4 केसेस है फेवरेबल आउट ऑफ 8, और विधि के केस में 3 आउट ऑफ 8। 4 आउट ऑफ 8 इज ग्रेटर, इसलिए उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए उन्नति कार चलाएगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन इज गिवन, their monthly expenditure is also given, savings is also given, find the monthly income। एक काम करते हैं, मैं ले लेता हूं एक नया स्लाइड इसके लिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि आर्यन और बब्बन दो लोग हैं, इनकम्स का रेशो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर रेशो दिया हुआ है, और सेविंग्स दी हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। मंथली इनकम का रेशो 3:4, इसका रेशो 5:7। सेविंग्स 15,000 रुपीज फॉर ईच। ठीक है, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रेशो का। लेट कॉमन रेशो फॉर इनकम X and for expenditure BY। ठीक है, तो इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा? इनकम ऑफ आर्यन हो जाएगा आपका 3x, और इनकम ऑफ बबन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x, क्योंकि 3 और 4 के रेशियो में है। कॉमन रेशियो फॉर इनकम हम लोगों ने ले लिया x को, उसी तरीके से कॉमन रेशियो फॉर एक्सपेंडिचर हम लोगों ने लिया है y। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5y, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा? 7y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दोनों की सेविंग्स है 15,000 रुपए। तो सेविंग्स कैसे निकलती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। जितना इनकम हुआ उसमें से एक्सपेंसेस को हटा दिए तो हमको मिल गया सेविंग्स। दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो फॉर आर्यन के लिए इनकम आपकी थी 3x, एक्सपेंडिचर था आपका 5y, और सेविंग्स थी आपकी 15,000 रुपीज। सिमिलरली सेकंड वाला जो बब्बन था, बब्बन के लिए इनकम थी 4x, एक्सपेंडिचर था 7y, और सेविंग्स इसकी भी थी 15,000। ठीक है, कोई भी मेथड यूज करके इसमें से x और y निकाल लेते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूंगा। एलिमिनेशन के लिए मान लीजिए मैंने पहले x निकालना है, क्वेश्चन में इनकम निकालने के लिए बोला है, तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। y को एलिमिनेट करने के लिए इंटू 7 और इंटू 5। अगर पहले इक्वेशन में इंटू 7 करूँ तो 21x माइनस 7 5 35y इज इक्वल टू 15 इंटू 7। तो 15 इंटू 7 105, ये हो गया 105,000। सिमिलरली इस क्वेश्चन में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 20x माइनस 35y, 15 5 75,000। दोनों को क्या करेंगे हम? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 35y कैंसल्स, x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 30,000। ठीक, x इज इक्वल टू 30,000। तो इनकम ऑफ ए 3 इंटू 30,000 विच इज इक्वल टू 90,000 रुपीज, और इनकम ऑफ बबन 4 टाइम्स था तो 4 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 120,000, 1,20,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको इनकम का रेशो दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया था, सेविंग्स की वैल्यू दी थी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है सेविंग्स। तो इनकम का रेशो हम लोगों ने x मान लिया, कॉमन रेशो। तो इनकम ऑफ आर्यन 3x, बबन 4y, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन 5y, एक्सपेंडिचर ऑफ बबन 7y। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, 15,000 रुपीज दिया हुआ है। दो इक्वेशन बने, इसमें सिर्फ हमको इनकम निकालना था, इस वजह से मैंने y को एलिमिनेट करवा दिया, x की वैल्यू कॉमन रेशो मिल गया, इनकम ऑफ ए 3x, इनकम ऑफ बी 3y से हमारा आंसर आ गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सॉरी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने आसानी से सॉल्व किया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। 3 इक्वेशंस दिए हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल शो फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए एक बार इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगले पेज में लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और तीसरा इक्वेशन, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 लाइन्स x एंड y एक्सिस, दो लाइन दिए हुए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस दिया हुआ है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। तो क्या बन रहा है हमारा, हमने एक ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस बना लिया, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, उसको x और y के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाता है। इसमें हम एक काम करते हैं, पहला वाला लाइन के लिए लाइन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया y फॉर लाइन 1। पहले लाइन के लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक बार मैंने डाला x इज इक्वल टू 0 तो y आ गया 6, एक बार मैंने डाला y इज इक्वल टू 0 तो x आ गया 3। 2 पॉइंट्स मिल गए। सिमिलरली फॉर सेकेंड लाइन भी देख लेते हैं, फॉर लाइन 2, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें भी एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। x को 0 करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। y को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, पहले वाले को प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी आवर पॉइंट 0 एंड 6। फिर 3 एंड 0, 3 एंड 0 थोड़ा दूर दूर ले लेता हूँ, 1 2 3, दिस पॉइंट इज अवर 3 0। ये बन गया हमारा पहला वाला लाइन, लाइन 1। ठीक है, दूसरे वाले के लिए हमारे पास है 0 और माइनस 2, y को लेना है 1 2, ये माइनस 2 हो गया, तो दिस पॉइंट इज अवर 0 एंड माइनस 2। और x की वैल्यू है 1 एंड 0, तो ये हो गया 1 एंड 0, तो ये बन गया हमारा लाइन। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको लग रहा है 2 और 2 लग रहा है मुझे, ठीक है, इधर से भी 2 है, ये 1 2 3 4 अच्छे से बनाया हम लोगों ने, तो परफेक्ट आ गया। ये हो गया आपका ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो दोनों लाइंस और x एक्सिस के साथ में ये वाला ट्रायंगल बना, x और y दोनों बोला है, या तो हमको ये पूरा लेना होगा या तो सिर्फ इतना ही लेना होगा।
तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी, तो इसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर बेस है आपका 1 से लेके 3 तक, तो बेस हो गया आपका 2 और हाइट है आपका यहाँ से लेके 2 तक, तो हाइट भी हो गया आपका 2, तो ये आ गया आपका 2 यूनिट्स का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइंस दिए हुए थे, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है और एक्स और वाई एक्सिस के साथ में इनका जो एरिया बनेगा उसको निकालना है, जिसके लिए हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया 2 2, ये जो ट्रायंगल बना ए बी सी उसका एरिया हम लोगों ने ये निकाला है। अगर हमको क्वेश्चन में एरिया ऑफ, मान लीजिए इसको मैं डी कह लेता हूँ, इसको ओ कह लेता हूँ, अगर एरिया ऑफ सी ओ डी पूछता है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। बेस आपका कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए 3 और हाइट कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मूव करते हैं। अच्छा, तो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 years हेंस फादर्स एज विल बी 3 times, हेंस मतलब बाद में, 5 years पहले फादर्स एज दिया हुआ है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। लेट फादर्स प्रेजेंट एज एक्स ले लिया और सन्स प्रेजेंट एज को मैंने वाई ले लिया। अब इसमें हमको 2 कंडीशन दिए हुए हैं। कंडीशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू केस 1, 5 years हेंस, 5 साल बाद, 5 years हेंस, 5 साल के बाद फादर का एज कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, सन का एज कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दिया है, 5 साल बाद फादर का एज जो होगा वो 3 गुना होगा सन के एज के। अब दूसरा कंडीशन, 5 years एगो, 5 साल पहले फादर का एज होगा x - 5, सन का एज होगा y - 5। 5 साल पहले फादर का एज 7 times था, तो इसमें हो जाएगा इंटू 7। आपको 2 इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करते हैं तो x + 5 = 3y + 50। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 5 = 7y - 35। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 - 1 कर देते हैं। अगर मैं 2 - 1 करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, x - 5 = 7y - 35 माइनस x + 5 = 3y + 15। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x और x कट जाएगा, -5 - 5 आपका आ जाएगा -10, 7 - 3 हो जाएगा 4y, और ये दोनों को माइनस माइनस करने पर हो जाएगा आपका -50। -50 को इस तरफ ट्रांसफर करता हूं तो 4y = 40, तो इससे आ गया y = 10 years। तो सन का एज जो हो गया वो हो गया आपका 10 years। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए इसी को मैं 1 में पुट करता हूं, पुटिंग इन 1, तो x + 5 = 3 × y 30 + 15, ये हो गया 45 - 5, x = 40। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फादर का एज होगा प्रेजेंट एज 40, सन का प्रेजेंट एज होगा 10। 5 साल पहले फादर का एज 35, सन का एज 5, तो 5 is 7 times 35। ठीक है, और 5 years एगो का निकाला था, 5 years हेंस, आज से 5 साल बाद फादर का एज 45, सन का एज 15, विच इज 3 times द फादर्स एज। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक्स की तैयारी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी और सी कंप्लीट होता है। पार्ट 2 ऑफ द सैम्पल पेपर सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर 2026 का
इसका सैम्पल पेपर का बी और सी कंप्लीट हो चुका है। हमारे चैनल पे आपको ए बी सी तीनों सेक्शन के कंप्लीट सॉल्यूशंस विद वेरी इजी एक्सप्लेनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें, कमेंट करें और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों में हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।